आज हम लोग केमिस्ट्री का एमसीक्यू जैक बोर्ड का डिस्कस करेंगे, है ना। इससे बाहर ना कभी क्वेश्चन आया ना कभी आएगा, है ना। और इसमें मैं कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों को, जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग केमिस्ट्री का एमसीक्यू जैक बोर्ड का डिस्कस करेंगे, है ना। इससे बाहर ना कभी क्वेश्चन आया है ना कभी आएगा, है ना। और इसमें मैं कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों को, जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए। ओके है पहले? ओके, ठीक है। चलिए, सबसे पहला सवाल हम लोग देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। यहां पर पूछा गया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सा होगा। सबसे पहले आप ये समझिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है, समझिएगा। सबसे पहले RLVP आता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। फिर दूसरा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीबी से। ठीक है, इसके बाद और कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीएफ से। ठीक है, इसके बाद और कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, और कभी कभी ये भी देखने को मिलेगा मेरे भाई कि ऑस्मोसिस, है ना। ऑस्मोसिस नहीं होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या आता है मेरे भाई, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। इसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। यही चार होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कभी कभी सवाल ये भी पूछा जाएगा मेरे भाई कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड किस पे करता है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है मेरे भाई, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। ये ध्यान रखिएगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। चलिए इस सवाल पे आते हैं। यहां पे क्या बोला गया है, इनमें से कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा। देखिए सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ फ्लूइड प्रेशर। नहीं भाई ये नहीं होगा। डिक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, एक बात समझिएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना, है ना। यहां पे क्या है भाई, डिक्रीजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाना। आंसर क्या जाएगा, सी। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट भी बताते चलूंगा, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिएगा ध्यान से। ठीक है, क्या पूछा गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड किस पे करेगा। अभी बताया था मैंने, डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिएगा ध्यान से, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है मेरे भाई, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा गया है ना। देखिए द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू बढ़ रहा है तो व्हेन सॉल्यूट मॉलिक्यूल क्या होगा। देखिएगा ध्यान से, 2016 का सवाल है। ठीक है, देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू बढ़ना। सबसे पहले आप ये समझिए कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, एसोसिएशन है, डिसोसिएशन है ना। एसोसिएशन का मतलब समझिए और डिसोसिएशन का मतलब समझिएगा ध्यान से। ठीक है, एसोसिएशन का मतलब समझिएगा जुड़ना, है ना, जुड़ेगा मेरे भाई। यहां पे होता क्या है ना, जो आई का वैल्यू होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो वैल्यू होता है ना, ध्यान समझिएगा, वेंटो फैक्टर। जो वेंटो फैक्टर का जो वैल्यू होता है एसोसिएशन के केस में, ये जो होता है मेरे भाई क्या होता है, एक से कम होता है। डिसोसिएशन में वेंटो फैक्टर का जो वैल्यू है एक से ज्यादा होता है। यहां पे क्या बोला जा रहा है, वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब क्या है मेरे भाई, आई का वैल्यू बढ़ेगा। आई का वैल्यू अगर बढ़ेगा, एक से अगर ज्यादा होगा मेरे भाई, तो उस केस में क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। आंसर क्या जाएगा, बी। ये सब आपको समझना है ना, बेसिक है ये सब, उतना टफ भी नहीं है ना। बस ये सब आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे कि एज एग्जांपल मैं यहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूं, बेंजोइक एसिड। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ,
बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड में क्या होता है मेरे भाई, एसोसिएशन है ना। इसके बाद डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में आप एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल, जैसे कि NaCl। तो NaCl का बेंटा फैक्टर कितना होता है मेरे भाई, Na+Cl-, तो बेंटा फैक्टर कितना आ जाएगा 2। इसके बाद CaCl2, CaCl2 देखिएगा ध्यान से, तो Ca2+ 2Cl- 1 2 कितना हो गया बेंटा फैक्टर, I का वैल्यू 3। आपको ये ध्यान रखना है बस, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। एक बात समझिएगा, यहां पे बोला क्या गया है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्या बोला गया, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है IM के, ठीक है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, IM के, ठीक है। सबसे पहले I फाइंड करिए सबका, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज और सुक्रोज का जो हम लोग I का वैल्यू कंसीडर करते हैं वो होता है कितना भाई, 1। ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया और यूरिया हो गया, इसका वैल्यू 1 होता है। लिखवा देते हैं ना, इसको ध्यान रखिएगा, बारंबार दिखेगा ये सब सवाल, ठीक है। देखिए I का जो वैल्यू होता है 1 होता है, किसका भाई, ग्लूकोज का, सुक्रोज का और यूरिया का, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये सबका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। और कभी कभी ये भी देखने को मिलेगा भाई, टेंशन नहीं लीजिएगा, है ना, शुगर वैल्यू 1 होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा NaCl कैसे ब्रेक होगा मेरे भाई, Na+Cl-, इसका I का वैल्यू हो जाएगा 2 और CaCl2 देखिएगा ध्यान से, Ca2+ 2Cl-, 1 2 कितना हो गया 3, I का वैल्यू कितना आ गया 3, ठीक है। अब क्या बोला गया, मोलैरिटी। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी परसेंट गिवन है इसका मतलब क्या है मेरे भाई, परसेंट वेट बाय वेट गिवन है। क्या गिवन है, परसेंट वेट बाय वेट गिवन है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में परसेंट गिवन होगा इसका मतलब होता है परसेंट वेट बाय वेट, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, परसेंट वेट बाय वेट है और क्या फाइंड करना है मेरे भाई, मोलैरिटी। एक बात तो कंफर्म है, देखिएगा ध्यान से इधर, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले इस पे हम लोग बात कर लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या हो गया, हाँ देखिएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इन लीटर, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, तुम लोग मोल कैसे निकालते हैं समझिएगा ध्यान से, ठीक है। मोल, तो मोल हम लोग जो होता है मेरे भाई, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ, मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट, यही होता है ना। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम में तो भाई सबका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम गिवन नहीं है, हम एक मान के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए एक मान लिए इसको, तो मोल निकालेंगे तो आ जाएगा आंसर। तो वेट गिवन है, देखिएगा ध्यान से, पहले वाले में पुट कर रहे हैं मेरे भाई ये फॉर्मूला, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे एक कंसिडर करके चल रहा है, गिवन नहीं है तो, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, पुट करिए यहाँ पे, ठीक है। इसका मोल निकाल लेते हैं, ये तो बेंटा फैक्टर हो गया। वेट कितना दिया होगा 1, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, कितना होता है भाई 180, ठीक है। सुक्रोज, सुक्रोज जो होता है मेरे भाई उसका होता है 342। इसके बाद NaCl, NaCl का अगर हम लोग मोल निकाले तो वेट कितना दिया हुआ 1, NaCl 58.5 होता है, इसका 110 के बराबर आता है ना, 110 के बराबर आता है इसका वैल्यू, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, अब यहां पे इसका मोल फाइंड करना है। एक काम करिएगा आप, यहां पे चेक करिए, डिवाइड में ना वैल्यू 1/180 है, 1/342 है, 1/110 है और यहाँ पे 1/58.5 है। तो एक काम करते हैं, हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, ज्यादा वैल्यू किसका होगा, है ना, I इंटू एम वैल्यू किसका ज्यादा आएगा। तो ये चेक करते हैं, यहाँ पे जो नीचे वाला वैल्यू है सबसे छोटा किसमें है मेरे भाई, पहले यहाँ पे C वाले में, NaCl में, तो ये मैक्सिमम आएगा, तो आंसर क्या जाएगा C। एकदम इजी सवाल था भाई, जहां पे बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है ना, ठीक है। I इंटू एम करेंगे, सबसे पहले I फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मोलैरिटी फाइंड करेंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम यहाँ पे गिवन नहीं है, अपन कंसिडर करके चल सकते हैं, एक वॉल्यूम एक हो गया, मोल निकाल लेंगे, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। इसके बाद पुट किया मैंने, परसेंट वेट बाय वेट का मतलब वेट गिवन है वो, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है, तो 1 हो गया 1/180 जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लीजिए।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल क्या है देखिएगा इधर। देखिए देखिए ईएमएफ ऑफ सेल पूछा गया है, निकल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड्स, बढ़िया बात है। चलिए क्या पूछा गया मेरे भाई, इनॉट सेल है ना, ठीक है, इनॉट सेल। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल होना चाहिए, क्योंकि ईएमएफ ऑफ सेल का मतलब क्या हो जाता है ना भाई, ई सेल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। तो इनॉट सेल के बारे में पूछा गया है, कैसे निकालते हैं देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले देखिए यहाँ 2+ में और यहाँ पे किसमें, 0 में, यहाँ पे 2+ में और यहाँ पे किसमें, 0 में। हम आपको एक तरीका बता रहे मेरे भाई, डायरेक्ट सवाल कर लोगे बिना कोई दिक्कत के, ठीक है। बस आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे 2+ है या फिर +1 है, +2 से +0, +2 से +0 या फिर +1 से 0 हो सकता है मेरे भाई, हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा यहाँ पे +2 से 0 हो सकता है मेरे भाई, +1 से 0 हो सकता है मेरे भाई, इसमें कोई चेंज नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। कहीं पे अगर मान लेते हैं एज एग्जाम्पल सर कि अगर यहाँ पे Cu से Cu2+ में जाता तो तब मेरे भाई यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लेते हैं इसका वैल्यू गिवन है, एज एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं इसे कंसिडर कर रहा हूँ, सवाल ये है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से 0.34 है, ठीक है। तब यहाँ पे क्या होगा सर, देखिएगा ध्यान से, देखिए 0 से किस में जा रहा है, 2+ में जा रहा है ना, 0 से 2+ नहीं हो सकता मेरे भाई, या ना फिर +1 हो सकता है, 0 से कोई वैल्यू बड़ा हो ही नहीं सकता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब समझिएगा ध्यान से, ये वैल्यू 0 से चेंज नहीं हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे समझ भी सकते हो तुम, देखो अमीर से गरीब हो सकता है मेरे भाई, 0 गरीब हो सकता है, लेकिन यहाँ पे गरीब से अमीर नहीं हो सकता, साइन रिवर्स होगा मेरे भाई। जब भी इस तरीके का सवाल आपको दिखे, यहाँ पे तो ये सिंपल पूछा गया है, ठीक है। आप जब थोड़ा आईआईटी पैटर्न में जाओगे तो आपको सवाल दिखेगा उस लेवल का, ठीक है। तो यहाँ पे साइन रिवर्स होता है, ठीक है, नेगेटिव हो जाता है फिर साइन, ये ध्यान रखिएगा कि अमीर से गरीब हो सकता है मेरे भाई, लेकिन गरीब से अमीर वाले केस में साइन कंसिडर करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं सर कि यहाँ पे पहले से नेगेटिव होता तो सर तो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिएगा ध्यान से, ये तो सिंपल एकदम सवाल है। देखिए दोनों में केस सेम है मेरे भाई, 2 से 0 हो सकता है, 2 से 0 हो सकता है, अमीर से गरीब हो सकता है मेरे भाई, अमीर से गरीब हो सकता है ना। अमीर कहने का मतलब क्या है, +2 चार्ज में, ये 0 में हो सकता है चेंज, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, अब जब ये दोनों सेम आ गया, अब कैसे करेंगे सर, दोनों में से कौन सा वैल्यू पॉजिटिव है मेरे भाई, पॉजिटिव वैल्यू, बड़ा वैल्यू में पॉजिटिव वैल्यू कौन सा है, पॉजिटिव वैल्यू देखना है, पॉजिटिव वैल्यू ये 0.34। अब इसके बाद माइनस 0.25, ठीक है। तो यहां पे आंसर जो जाएगा मेरे भाई +0.59 वोल्ट बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा यहां पे ये सवाल में देखिएगा, बैटरी से सवाल आया ना, हाँ सेल से आया, बैटरी से, ठीक है। प्राइमरी सेल, प्राइमरी और सेकेंडरी, ध्यान रखिएगा बैटरी 2 टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है मेरे भाई बैटरी, एक होता है प्राइमरी बैटरी, एक होता है सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी जो होता है मेरे भाई वो नॉन रिचार्जेबल बैटरी होता है, नॉन रिचार्जेबल बैटरी होता है। सेकेंडरी बैटरी जो हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं, सेकेंडरी बैटरी जो हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं मेरे भाई, चार्ज कर सकते हैं ना, जैसे ये आपका इन्वर्टर का बैटरी, जैसे बैटरी डाउन होता है फिर हम लोग चार्ज करते हैं ना मेरे भाई, हाँ देखिएगा। और वो टॉर्च का देखो बैटरी जो पहले के जमाने में आया करता था, वो लाल जो बड़ा बैटरी होता था टॉर्च का, वो किसका एग्जांपल है मेरे भाई, प्राइमरी का, उसको चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, तो प्राइमरी बैटरी के बारे में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पे ट्रू है, प्राइमरी के बारे में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रू। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहली बात यहां पे इलेक्ट्रोड ऑफ द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, पहली बात ये है मेरे भाई, रिवर्सिबल कौन होता है, सेकेंडरी, प्राइमरी नहीं होता है, ये रिचार्ज नहीं होता है। एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मरकरी, ठीक है, आगे पढ़ते एक बार देखते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी निकल एंड कैडमियम, ये भी गलत है, निकल कैडमियम किसका एग्जाम्पल है मेरे भाई, निकल कैडमियम एग्जाम्पल है सेकेंडरी बैटरी का। तो आंसर यहां पे क्या आ जाएगा, सी, लेड स्टोरेज बैटरी, ये सब भी आप पढ़ेंगे है ना, पढ़े भी होंगे मेरे हिसाब से, है ना। चलिए आंसर जाएगा सी, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद देखिएगा गैल्वेनिक सेल के बारे में सवाल पूछा गया है, ये थोड़ा इजी लेवल में पूछा गया है, यहां पे पूछना चाहिए सवाल इसके बारे में,
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बहुत बेहतरीन सवाल होता फिर, है ना, बहुत बेहतरीन सवाल होता फिर। देखिए यहाँ पे गैल्वेनिक सेल के बारे में पूछा गया है, तो बस आप ये ध्यान रखिएगा गैल्वेनिक सेल में एनोड कैथोड पे सवाल आता है ना, तो आप ये ध्यान रखिएगा बस। देखिए लेफ्ट लोन ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या ध्यान रखिएगा, लोन, लोन, लोन ध्यान रखिएगा। लेफ्ट साइड क्या होगा मेरे भाई, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, ए एनोड होगा। गैल्वेनिक सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंट होता है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये सवाल नहीं, सवाल थोड़ा अलग पूछना चाहिए था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, वो थोड़ा बढ़िया सवाल होता फिर। एन नेगेटिव, ठीक है, तो लेफ्ट साइड क्या होगा मेरे भाई, ऑक्सीडेशन, और लेफ्ट साइड क्या होगा, एनोड, लेफ्ट साइड क्या होगा, नेगेटिव। देखिएगा ध्यान से, लेफ्ट नेगेटिव चार्ज, लेफ्ट नेगेटिव चार्ज। गैल्वेनिक सेल के बारे में गलत स्टेटमेंट कौन सा है, ये तो सही है मेरे भाई, कैथोड इज पॉजिटिव। अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, लेफ्ट, उसके बाद क्या आएगा मेरे भाई, राइट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एनोड कैथोड, नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। देखिए ये हो गया राइट, ये हो गया रिडक्शन, ये हो गया कैथोड, ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। अब आ गया भाई आंसर, है ना, रिडक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड, रिडक्शन कैथोड में होता है, रिडक्शन कैथोड में होता है, एकदम सही बात है। रिडक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड, एनोड में नहीं होता रिडक्शन, एनोड में क्या होता है मेरे भाई, ऑक्सीडेशन। तो आंसर क्या जाएगा, सी। कोई दिक्कत नहीं, मैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ चलूंगा, है ना, ऐसा नहीं करूंगा कि भाई आया आंसर टिक करके ये होगा ये होगा, भाई रटने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, समझना पड़ता है हर चीज का कॉन्सेप्ट को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसके बाद यहाँ पे क्या है, Which of the following is not solid solution। देखिए ये तो भाई एकदम सिंपल है, एनसीईआरटी जब आप चैप्टर खोलोगे ना, सॉल्यूशन चैप्टर, सॉल्यूशन चैप्टर में आप पहला पेज नहीं मेरे भाई, जब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आप जब पढ़ोगे ना, तो एनसीईआरटी में आपको एक चार्ट दिखेगा, है ना, चार्ट दिखेगा, एनसीईआरटी को आप बढ़िया से देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक में लिखा हुआ है सॉलिड सॉल्यूशन, एक में लिखा हुआ है लिक्विड सॉल्यूशन, और एक में लिखा हुआ गैसेस सॉल्यूशन, है ना। उस चार्ट को आपको ध्यान रखना है ना, सॉलिड सॉल्यूशन कौन सा है, गैस सॉल्यूशन कौन सा है, लिक्विड सॉल्यूशन कौन सा है ना, वो आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में देखिएगा आपको दिखेगा वो। चलिए अब मैं यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रॉन्ज, हम लोग सब जानते हैं भाई सॉलिड सॉल्यूशन होता है, ब्रॉन्ज सॉलिड सॉल्यूशन होता है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि आंसर क्या जाएगा, डी। कोई दिक्कत है इसमें नहीं, एकदम सिंपल है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, देखिए बच्चों वाला सवाल एकदम, ये भाई कब पूछा गया, 24 में, है ना, ये सब कंटिन्यू रहता है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये सब पूछा ही जाता है सॉल्यूशन चैप्टर से, ठीक है। अब क्या पूछा गया, मोलैलिटी। देखिए मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले समझिए मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है समझिएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, बढ़िया ये रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है समझिएगा, मोलैरिटी, ठीक है। देखिए सेम केस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे बात होता है मोलैरिटी में वॉल्यूम का, और मोलैलिटी में बात होता है किसका भाई, सॉल्वेंट का, है ना, इन केजी। तो यहां पे क्या बोला गया है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट। इसके बाद क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, केजी में, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा ध्यान से, इसको ये भी लिख सकते हैं भाई, मोल का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था कि वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। जब यहां पे 1000 आपने लिखा तो ये किस में हो जाएगा मेरे भाई, ग्राम में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी पुट करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 58.5, मॉलिक्यूलर वेट 58.5। बताओ बच्चों वाला सवाल है, थोड़ा सा तो घुमाता भाई, कम से कम यहाँ पे आपको ये लिख देना था 5.85,
थोड़ा बच्चे को दिक्कत भी होता है कैलकुलेशन में, है ना, एकदम बच्चों वाला सवाल पूछा गया है। 58.5 58.5 यहाँ पे 1000 और यहाँ पे सॉल्वेंट, ठीक है। बाकी आपको आंसर दिखेगा, ठीक है, बाकी आपको आंसर दिखेगा। हमको लगता है कहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में, क्योंकि अगर ऐसे दिखे तो भाई ये तो हमें दिखेगा कि यहाँ पे 5 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे कुछ तो दिक्कत किया गया है। हमको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है या फिर पीपीटी बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया होगा, डाटा एरर हो गया होगा यहाँ पे। हमको लगता है यही होना चाहिए कि 5.85 ग्राम 5.85 ग्राम होगा, तब जाके आपका आंसर जो है इस रेंज में मैच करेगा यहाँ पे, या फिर कुछ वैल्यू होगा, बाकी आप देख लीजिएगा, है ना। 58.5 है या फिर 5.85 है, ठीक है। बस डिवाइड करेंगे, वैल्यू रख के आंसर आ जाएगा। ये तो 5 तो फिक्स है मेरे भाई, है ना। बाकी आपका आंसर दिखेगा, ठीक है। देखिए ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक होगा। अगर यहाँ पे डाटा थोड़ा सही रहता तो आ जाता है आंसर, ठीक है। एक बार थोड़ा इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 5.85 अगर ये वैल्यू कंसिडर करके चलेंगे तो फिर तो मेरे भाई 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। और अगर ये वैल्यू लेके चलेंगे तो भाई कुछ नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसमें देखिएगा, अभी मैंने आपको समझाया था मोलैरिटी, है ना। मोलैरिटी सेम फॉर्मूला लगाइए मोलैरिटी का, है ना। देखिए मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, इसके बाद क्या है मेरे भाई? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इनटू 1000, यहां ml में बात हो रहा है ना, 1000 लिखना होगा मेरे भाई, वॉल्यूम इन ml। बाकी पुट करोगे आंसर आ जाएगा। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 5, NaOH का कितना होता है? 40, यहाँ पे कितना हो गया? 1000, और ये बाकी इसको आप कर सकते हो, है ना, सॉल्व इतना तो कर ही सकते हो मेरे भाई, ठीक है। बाकी आपका आंसर दिखेगा, ठीक है, इतना कर सकते हो मेरे भाई। 8 हो गया, ये आपका 4 हो गया, 0.25 हो गया आंसर। कोई दिक्कत इसमें नहीं, सिंपल सा पुट करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अब देखिए, देखिएगा ध्यान से, अब मोलर सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, अब मोलर सॉल्यूशन इज 1, ठीक है, बढ़िया बात है भाई। हाँ चलिए देखिएगा इधर, बहुत इजी सवाल है मेरे भाई, बहुत ज्यादा इजी। देखिएगा इधर मोलैलिटी, सबसे पहले ये समझिए मोलैलिटी पूछा गया है, क्योंकि मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है? मोलल। क्या होता है? मोलल। और मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है मेरे भाई? मोलर, ठीक है। तो यहां पे क्या दिया हुआ है? मोलल, मोलैलिटी, ठीक है। तो मोलैलिटी कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, और 1 मोल सॉल्यूट है। मोल ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? 1, ठीक है, ठीक है। अब देखो भाई एकदम बच्चों वाला सवाल नहीं पूछा गया है यहाँ पे। अगर तुम इसको पुट करो तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, इसके बाद क्या है मेरे भाई? देखिएगा ध्यान से, मोल ऑफ सॉल्यूट, इसके बाद है वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर इसको ग्राम में कंसिडर करते हैं मेरे भाई तो ये हो जाएगा आपका इतना, है ना। चलिए क्या पूछा गया है? ये हो गया, सिंपल सा है मेरे भाई। हमको एक बात कंफर्म है, सॉल्वेंट का बात किया गया, सॉल्यूशन का तो बात ही नहीं किया गया। सॉल्यूशन हटाओ यहां से, 1 लीटर हो ही नहीं सकता मेरे भाई, लीटर का बात ही नहीं करता है। ग्राम या तो केजी होगा, बिना सॉल्व किए डायरेक्ट आंसर ये जाएगा, कुछ नहीं करना है ना। चलिए देखिएगा, बाकी आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए, ठीक है, आंसर वही आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको देखिएगा, ये बेहतरीन सवाल है ना, बेहतरीन सवाल है मेरे भाई। इस टाइप का सवाल आपको जेईई मेंस में भी दिखेगा, पीवाईक्यू जब आप देखोगे ना जेईई मेंस का, 2018 या 19 के रेंज में पूछा गया सवाल है ये, ठीक है। जेईई मेंस का भी सवाल आया हुआ था ये, और ये एनसीईआरटी इंटेक्स का भी सवाल है, ठीक है। इंटेक्स में बोलिएगा तो मैं नंबर भी बता दूंगा इंटेक्स में कहां पे है ये सवाल। सॉल्यूशन में अगर आप देखोगे तो इंटेक्स में आपको दिखेगा सवाल, 2nd या 3rd नंबर सवाल है इंटेक्स का, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या पूछा गया? मोल फ्रैक्शन, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कैसे निकालते हैं? मोल ऑफ बेंजीन C6H6, मोल ऑफ C6H6, C6H6 प्लस मोल ऑफ CCl4, ठीक है। बस आपको यही करना और कुछ नहीं। देखिएगा एक काम करिए, यहाँ पे सबसे पहले जो भी परसेंट में, देखिएगा ध्यान से, वेट ऑफ बेंजीन,
वेट ऑफ बेंजीन, वेट ऑफ बेंजीन कितना दिया हुआ मेरे भाई 30, ठीक है। फिर वही बात है मेरे भाई, परसेंट वेट, परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट वेट बाय वेट गिवन है, तो 30% यहाँ पे वेट गिवन किसका है मेरे भाई, बेंजीन का। तो वेट ऑफ CCl4 कितना आ जाएगा मेरे भाई, परसेंट है ना, 100% होता है, 30 गया कितना बच गया 70, ठीक है, ये हो गया। अब बाकी यहां से एक काम करिए, मोल निकाल लीजिए, मोल ऑफ बेंजीन, मोल ऑफ बेंजीन। मोल कैसे निकालते, अभी मैंने सिखाया था कि वेट ऑफ, जो भी है यहाँ पे बेंजीन का वेट रख दीजिए ग्राम में बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। वेट कितना होता है भाई इसका, दिया हुआ यहाँ पे वेट गिवन है ना, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 78, रखिए कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, देख लीजिए। फिर इसके बाद मोल ऑफ CCl4, वेट कितना है 70, कितना होता है मेरे भाई CCl4, कैलकुलेट कर लीजिए CCl4, कैलकुलेट भी क्यों करना मेरे भाई, गिवन है, ये तो अच्छी बात है 154, बाकी देख लीजिएगा कैलकुलेट करके, यहाँ पे वैल्यू रखिएगा मोल ऑफ बेंजीन, मोल ऑफ बेंजीन, मोल ऑफ CCl4, आपका आंसर आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई सी, 0.458 के रेंज में आएगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गए। आगे सवाल क्या है मेरे भाई, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। नॉर्मेलिटी ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन डाई बेसिक एसिड, ठीक है। डाई बेसिक का मतलब क्या होता है मेरे भाई, एन फैक्टर कितना हो जाएगा, डाई 2 हो जाता है। ट्राई बेसिक का मतलब एन फैक्टर कितना हो जाएगा 3। मोनो बेसिक का मतलब एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1। तो फॉर्मूला क्या है, एन इज इक्वल टू एम इंटू एन फैक्टर, ठीक है। नॉर्मेलिटी फाइंड करना, बच्चों वाला सवाल, एकदम इजी सवाल। 0.2 डाई बेसिक 2 हो गया, आंसर आपका आ गया 0.4। आगे बढ़े, चलिए, कोई दिक्कत है इसमें नहीं, आगे बढ़ते हैं, चलिए। फिर इसके बाद क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट मोर SN2 रिएक्शन। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें भी कुछ वैसा है नहीं, है ना, देखिए आप ये ध्यान रखिएगा, SN2 पूछा गया ना, तो SN2 जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन टू, एक सेकंड, SN2 SN1। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि SN1 SN2 होता क्या है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। मैं पहले बेसिक डिफरेंस समझाता हूं आपको, इससे सवाल देखने को मिलता है ना, एनसीईआरटी में भी सवाल है, अगर आपको मन हो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी एग्जांपल में आपको सवाल दिखेगा, एनसीईआरटी बुक में जो एग्जांपल है ना SN1 SN2 पे बेहतरीन एग्जांपल आपको दिखेगा, ठीक है, आप उसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं एक बार इसे समझाता हूं, SN1 SN2 होता क्या है। सबसे पहले समझिएगा SN1 SN2, ठीक है। देखिए SN1 रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर क्या हो गया, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 क्या होता है, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ध्यान से, आप जिससे ये सवाल कर पाएंगे है ना, वो मैं बता रहा हूं आपको, SN1। इसके बाद देखिएगा SN1 में जो SN1 होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, जहां पे लोग ज्यादा होगा, ठीक है, जहां पे लोग ज्यादा होगा, या फिर बोल सकते हैं ब्रांच जहां पे ज्यादा होगा, ठीक है, उसका SN1 ज्यादा होगा, बढ़िया होगा, ठीक है। अब SN2 में देखते हैं, SN2 इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्टेरिक हिंड्रेंस। इतना से सवाल बन जाएगा, होने के लिए बहुत होता है मेरे भाई, है ना। इसमें रिक्वायर्ड होता है PPS पोलर प्रोडिक सॉल्वेंट, इसमें रिक्वायर्ड होता है पोलर अप्रोडिक सॉल्वेंट, ऑर्डर क्या होगा, मॉलिक्युलरिटी क्या होगा, ये सब लिखवा सकता हूं मैं, लेकिन हाँ जिससे ये सवाल बन जाए वो मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से SN2 बोला गया, स्टेरिक हिंड्रेंस देखना है, जहां पे लोग ज्यादा होगा उसका SN2 कम होगा। सबसे पहले तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे CH3 कितना है 3, लोग बहुत ज्यादा है मेरे भाई, तो यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता, ब्रांच आएगा, ठीक है, ब्रांच के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा ना ये, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा SN2 कम। अब इन दोनों में कंपेयर करना है। एक बात ध्यान रखिएगा, SN1 और SN2 दोनों ही डिपेंड करता है मेरे भाई लिविंग ग्रुप पे। किस पे डिपेंड करता है, लिविंग ग्रुप पे। तो रेट जो आएगा SN2 का हो चाहे SN1 का हो, लिविंग ग्रुप पे आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लिविंग ग्रुप। ऑर्डर क्या आता है I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, फिर क्या आएगा F माइनस, ये पुअर लिविंग ग्रुप होता है।
अगर कहीं पे ये दिखे तो वहां पे रिएक्शन स्लो होगा। ठीक है, अब यहां पे आंसर क्या जाएगा, सी आई। ठीक है, चलिए आगे, चलिए यहां तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, यहां पे क्या बोला गया है, कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है डाइपोल मोमेंट, है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है वंडरवाल फोर्स पे, है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मेरे भाई सरफेस एरिया पे। ठीक है, सरफेस एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, और ये लास्ट है जो आपको ध्यान रखना है, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ब्रांच। इतना में काम हो जाएगा। ठीक है, मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट लिखा दूंगा, फिर क्वेश्चन अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सवाल पूछा जाता है मेरे भाई, ध्यान देना। ठीक है, ये है। ठीक है, देखिए इधर, एक सेकंड इसको थोड़ा, अरे यार ये क्या हो गया, एक सेकंड, ये क्या हो गया, पूरा हट गया क्या अपना। हाँ ठीक है, छोड़िए। ठीक है, इसको यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से इधर, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर निकालना है ना। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले वाले को बना रहे हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, CH3 CH, जब भी ऐसा ब्रैकेट दिखे ना मेरे भाई तो उसका मतलब है ब्रांच होता है वो। ठीक है, CH3 CS2 PR, पहला हो गया। दूसरा तो भाई बढ़िया से गिवन है ना, तीसरा बनाना है मेन, तीसरा बनाते हैं। ठीक है हम लोग, देखो ध्यान से समझिएगा, CS3 CH3 CH3, और यहां पे क्या है मेरे भाई, BR। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। कैसे सॉल्व होगा, ब्रांच से सॉल्व हो जाएगा। किससे सॉल्व हो जाएगा, ब्रांच से। देखिएगा ध्यान से, ब्रांच, सबसे ज्यादा ब्रांच होगा मेरे भाई जिसके पास भी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो ब्रांच, अगर इसको देखोगे मेरे भाई तो इसका ब्रांच ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, थर्ड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, थर्ड का बॉइलिंग पॉइंट ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, थर्ड का बॉइलिंग पॉइंट कम। एक बढ़िया बात क्या है मेरे भाई कि सेकंड का ज्यादा होगा, आंसर जाएगा सी। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। ब्रांच दिख रहा होगा आपको, है ना, इसमें ब्रांच है, सेकंड वाले में कोई ब्रांच नहीं है, नॉर्मल सा चेन है, थर्ड वाले में ब्रांच दिख रहा होगा आपको। ठीक है, 3 डिग्री है वो, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ये सब ध्यान रखिएगा, है ना, मोस्टली सवाल आपसे इसमें पूछा जाएगा। और इसमें सर मॉलिक्यूलर वेट से कब देखेंगे, जब मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होगा मेरे भाई, मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होगा। और ब्रांच कब, जब मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, टेंशन आपको नहीं लेना। चलिए आगे बढ़, देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग SN2 रिएक्शन कौन देगा फास्टर। अभी अब मैंने आपको समझाया था स्टेरिक हिंड्रेंस वाला केस, है ना, उससे सॉल्व हो जाएगा। SN2 जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा उसका SN2 मेरे भाई क्या होगा, कम, है ना। देख लीजिए ध्यान से, पेंटेन 1 2 3 4 ये 5, ठीक है, और 1 पे क्या है मेरे भाई, ब्रोमो। ठीक है, 2 ब्रोमोपेंटेन, देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 5, 2 पे क्या है, ब्रोमो। ठीक है, 3 ब्रोमोपेंटेन, 1 2 3 4 5, 3 पे ब्रोमो। ठीक है, इसके बाद ब्यूटेन, ये 4 कार्बन है। ठीक है, 2 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल। ठीक है, Br और यहाँ पे मिथाइल, ये है। अब बोला गया SN2 फास्टर कौन देगा मेरे भाई, है ना, ये बोला गया। चलिए SN2 फास्टर कौन देगा, सबसे पहले तो आपको इससे सॉल्व करना है कि SN2 है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, जहां पे लोग ज्यादा होगा उसका SN2 एकदम कम होगा मेरे भाई। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ऐसे तो हमें दिख रहा है मेरे भाई आंसर कि क्या जाएगा आंसर। ठीक है, बता दो क्या डायरेक्ट, एक सेकंड देखिएगा। SN2 का ऑर्डर क्या होता है मेरे भाई, SN2 1 डिग्री 2 डिग्री फिर 3 डिग्री, यही है ना। देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे तो आंसर हो गया भाई, खत्म, खत्म हो गया सवाल। आंसर क्या जाएगा, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट। उतना चेक कौन करता है मेरे भाई, डायरेक्ट चेक कर सकते नहीं यहाँ से। स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाएगा, है ना, जिसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है SN2 कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, 1 ब्रोमोपेंटेन। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से, फिंकलस्टीन रिएक्शन है क्या? हाँ, फिंकलस्टीन रिएक्शन है। कुछ नहीं करना मेरे भाई, देखिएगा ध्यान से, RX NaI के साथ एसीटोन रहता है, ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन में, और ये एसीटोन जो होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो रिएक्शन होता है मेरे भाई वो होता है SN2 रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? SN2। कुछ नहीं करना है यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे फिंकलस्टीन रिएक्शन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करिएगा आप कि भाई सिंपल ये है, X हटाई I लगाइए, सिंपल RI बन जाएगा, ठीक है। क्या पूछा गया? फिंकलस्टीन, खत्म, डायरेक्ट भाई, कुछ भी नहीं है, ये सब बच्चों वाला सवाल है ये सब, ठीक है। एक और रिएक्शन ध्यान रखिएगा, फिंकलस्टीन हो गया, एक पूछा जाता है स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या पूछा जाता है? स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में जो रिएजेंट होता है मेरे भाई, जो रिएजेंट क्या होता है? AgF होता है और SbF3 होता है, ये सब आपको देखने को मिलेगा NCERT में, ये भी दिया हुआ है Sg2F2, ठीक है, ये सब। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है मेरे भाई, देखिएगा ध्यान से, समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड मेरे भाई, हाँ, RX का रिएक्शन किसके साथ होता है? AgF के साथ, बाकी सारा रिएजेंट भी है ना, कोई भी एक को कंसिडर कर लीजिए, आंसर आ जाएगा RF। इसको बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन प्रिपरेशन करता है अल्काइल फ्लोराइड का, और फिंकलस्टीन रिएक्शन प्रिपरेशन करता है अल्काइल आयोडाइड का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, ये बहुत ही इजी रिएक्शन है मेरे भाई, है ना। ये आपको NCERT में दिखेगा ऑक्सीडेशन में, है ना, ऑक्सीडेशन में। ये आपको चैप्टर का नाम है अल्कोहल फिनॉल ईथर, इसमें दिखेगा आपको, फिनॉल का प्रिपरेशन में आपको दिखेगा, टॉपिक है ऑक्सीडेशन, उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ नहीं करता मेरे भाई, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। जैसे कि ये फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल का रिएक्शन करवा रहे जिंक के साथ, तो जिंक क्या करता है मेरे भाई? ऑक्सीजन लेके भाग जाता है, ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा, जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ZNO बाहर गया, क्या बन गया? बेंजीन। आंसर क्या जाएगा? बेंजीन, 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 खत्म। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे, ये सब बच्चों वाला सवाल है मेरे भाई, ठीक है। देखिएगा क्या पूछा गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे पहले ये समझिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I -M और -H, -H होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I +M +H होता है, खत्म। देखिएगा मैं इसे बढ़िया से बना देता हूँ जिससे आपको दिखे, ठीक है, क्लियर। पहला में ये है, दूसरा में क्या है मेरे भाई? यहाँ पे OH है और यहाँ पे NO2 है, और C क्या है मेरे भाई? यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे क्या है मेरे भाई? यहाँ पे OH है और यहाँ पे OCH3 है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। देखिए इधर, ठीक है, NO2 क्या लगाता है मेरे भाई? -M, क्या लगाता है? -M, ये +M, ठीक है, और ये न्यूट्रल है, खत्म हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। माइनस होता है BAC, खत्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको यही ध्यान रखना है कि भाई +M -M कौन शो करता है, डायरेक्ट एक बार में सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक मैं प्रैक्टिस के लिए सवाल दे रहा हूँ, इसको ट्राई करिएगा, है ना। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ है, इसको ट्राई करिएगा, बेहतरीन सवाल है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे CHO, या फिर एक काम करते हैं ना, यहाँ पे फ्लोरीन लग, हाँ ठीक है, फ्लोरीन। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसी लेवल का सवाल दे रहे हैं जिस लेवल का है, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे लगा देते हैं Cl, इसको ट्राई करिएगा, ठीक है, इसको ट्राई करिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लीजिए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, क्या बोला गया है इसमें? बहुत ही इजी सवाल है मेरे भाई, ये भी आपको NCERT में देखिएगा, नाइट्रेशन में। टॉपिक का नाम क्या है मेरे भाई? नाइट्रेशन।
नाइट्रेशन में कौन सा है, 2 नाइट्रेशन एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा, मोनोनाइट्रोफिनॉल है ना, मोनोनाइट्रोफिनॉल, और एक टॉपिक है ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो ये किसका क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन है मेरे भाई कॉन्क में है ना, कॉन्क में ट्राइनाइट्रोफिनॉल होता है ना, तो ये आपको देखने को मिलेगा। देख लिया टॉपिक आपने, एक काम करते हैं, टॉपिक आपने देख लिया तो मैं यहाँ पे इसको इरेज कर रहा हूँ। एनसीईआरटी का टॉपिक मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप देख सकते हैं ना कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आया आंसर टिक कर दिया, लो भाई रट लो, ये सब हरकत मत किया करो भाई, ठीक है, लाइफ में बहुत दिक्कत होगा फिर, कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। देखिए इधर ये क्या है, फिनॉल। चलिए मैं दोनों रिएक्शन बता देता हूँ आपको। फिनॉल का रिएक्शन अगर हम लोग डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाते हैं, डाइल्यूट है, तो यहाँ पे भाई 2 प्रोडक्ट बनता है डाइल्यूट में, कौन सा, एक बनता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और एक बनता है मेरे भाई पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ठीक है, पैरानाइट्रोफिनॉल। अब यहाँ पे भी सवाल पूछा जाएगा भाई इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग, कौन ज्यादा वोलेटाइल है ना, इस पे भी सवाल पूछा जाता है मेरे भाई, ठीक है। देखिएगा तो ये सब आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऑर्थो पैरा को सेपरेट कैसे करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन, ये सब लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, आप देखिएगा थोड़ा टॉपिक में है ना, आपको दिखेगा, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सवाल पूछा जा सकता है, अभी पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है कि इन दोनों को सेपरेट किससे करेंगे, ठीक है, सेपरेट किससे करेंगे, कौन सा डिस्टिलेशन है जिस सेपरेट होगा, ये स्टीम डिस्टिलेशन है, क्या है क्या नहीं है ना, ये सब सवाल पूछा जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाएगा, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग किसमें होता है, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग किसमें होता है, ठीक है। चलिए लिख दे क्या वो भी, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, चलिए लिख देता हूं, ठीक है। और इसमें होता है इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे पूछा जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो होगा मेरे भाई, ये इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसको बोलते हैं पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, मैं इसे ए मान रहा हूं, इसे बी मान रहा हूं, ठीक है, बी का ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। कौन ज्यादा वोलेटाइल है, इसमें भी सवाल पूछा जाता है, कौन ज्यादा वोलेटाइल है मेरे भाई, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो इजीली वोलेटाइल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इस पर सवाल पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब बॉइलिंग पॉइंट और कौन ज्यादा वोलेटाइल है, ठीक है। आप इतना कर लीजिए ना, जितना बता रहा हूं मैं उतना में हो जाएगा, आपका टेंशन नहीं ले रहा है आपको, ठीक है। मैं साथ में ऐसा थोड़ी कर रहा हूँ सिर्फ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, नहीं, मैं साथ में कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि भाई ऐसा सवाल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब अपने टॉपिक पे आते हैं, क्या है क्वेश्चन अपना, कि भाई कॉन्क के साथ अगर HNO3 होगा तो यहाँ पे पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, OH NO2 और यहाँ पे क्या है NO2, पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, खत्म है ना, 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा यहाँ पे फिनॉल का रिएक्शन करवाया गया है प्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ठीक है, C2H5MgBr, एक काम करिए प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस, ठीक है, या फिर एक काम करिए इसको हटाते हैं, डायरेक्ट मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ, आंसर जो आ रहा है ना, दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए यहाँ पे बनता है C2H6 और बाहर क्या जाता है मेरे भाई, देखिए बाहर क्या जाएगा इसमें, OMgBr, C2H6B, कोई दिक्कत है इसमें नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद क्या है, एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन है ना, जिंक। चलिए ये बहुत बेहतरीन सवाल है, कौन सा रिएक्शन है मेरे भाई बताइए, जिंक अमलगम के साथ HCl, ये कौन सा रिएक्शन है, क्लेमेंसन, कौन सा है, क्लेमेंसन। देखिए यहाँ पे होता क्या है, बहुत इजी सवाल है मेरे भाई ये सब, क्लेमेंसन है ना, क्लेमेंसन, यहाँ पे क्या बोला गया, हाँ चलिए देखिएगा ध्यान से, इसका रिएक्शन ZnHg के साथ HCl, तो यहाँ पे होता क्या है मेरे भाई, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा H और H में,
4 हाइड्रोजन है ना। चलिए देखिएगा, एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड ब्रेक करेंगे 4 हाइड्रोजन, क्या बन गया CH3 CH3। कहीं पे है भाई इथे, हाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल है भाई ये सब, है ना। चलिए देखिएगा ये सब, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू नॉट कीप एल्डोल कंडेंसेशन। 24 का सवाल, बेहतरीन सवाल है मेरे भाई। एल्डोल, एल्डोल का कंडीशन क्या है सबसे पहले ये समझिएगा। एल्डोल, एल्डोल का कंडीशन को समझिए, ठीक है। एल्डोल, एल्डोल का कंडीशन क्या है सबसे पहले, अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। सर कहने का मतलब क्या है, देखिए इधर CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखो भाई मेरा मकसद ये नहीं है कि तुमको भाई आए क्वेश्चन करवा दिए ये आंसर होगा बउआ रट लो ना भाई, कॉन्सेप्ट को समझिए। कुछ और भी सवाल आएगा तो बना सकते हैं ना। देख रहे हो 24 का सवाल है ना। देखिए इधर C डबल बॉन्ड O डायरेक्टली अटैच कार्बन, C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली अटैच कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं मेरे भाई, अल्फा कार्बन। इसके पास जो भी हाइड्रोजन होगा उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3। एटलीस्ट एक प्रेजेंट होना चाहिए, एटलीस्ट एक प्रेजेंट होना चाहिए, एटलीस्ट एक, ठीक है। मिनिमम एक होना चाहिए, मैक्सिमम तो हो सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा इधर, अगर सर इसमें बात करें तो क्या ये एल्डोल शो करेगा, नहीं मेरे भाई, C डबल बॉन्ड O है, इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन है ही नहीं, कार्बन इसके पास अल्फा कार्बन है ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन इमेजिन ही नहीं कर सकते मेरे भाई, तो एल्डोल नहीं देगा ये। अब देखिए ध्यान से, पहला वाला करवा दिया मैंने, देगा एल्डोल। क्या पूछा गया, कौन नहीं देगा एल्डोल, B। मैं थोड़ा बढ़िया से लिख देता हूँ B, ठीक है। B में क्या बोला गया है, CHO। और एक बात और ध्यान रखिएगा, sp3 होना चाहिए, इसको देखिए ध्यान से, C डबल बॉन्ड O और साथ में क्या है H। और ये तो मेरे भाई देखिएगा बढ़िया से, ये है, ठीक है। पूछा गया है कौन सा नहीं होगा। पहली बात तो ये होगा, है ना, ये होगा और ये होगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, नहीं होगा पहले ना, हाँ नहीं होगा को देख लेते हैं, 1 मिनट। ऐसे तो आंसर दिख रहा है अपन को कि भाई क्या है, इसको थोड़ा इरेज करता हूं मैं जिससे आपको समझ आए। देखिए आपको C डबल बॉन्ड O दिख जाए आपको, ठीक है। C डबल बॉन्ड O दिखे आपको, देखिएगा ध्यान से, C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली अटैच कार्बन ये है मेरे भाई, डायरेक्टली अटैच कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3। अगर यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब sp2 होगा, होना क्या चाहिए मेरे भाई, sp3 होना चाहिए। आंसर क्या जाएगा, B। कोई दिक्कत नहीं, बस ये 2 कंडीशन को ध्यान रखिएगा, एल्डोल का सवाल बन जाएगा। कैनिजारो में उल्टा होता है, यहाँ पे कैनिजारो में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर पूछा जाता कि भाई कौन कैनिजारो देगा तो ये जाएगा आंसर, कैनिजारो से देगा मेरे भाई। अगर इसमें पूछा जाता कि क्या ये कैनिजारो देगा तो नहीं मेरे भाई, कैनिजारो नहीं देगा। कैनिजारो का कंडीशन क्या है, C डबल बॉन्ड O से, वहां पे सिंपल ये ध्यान रखिएगा कैनिजारो में क्यों नहीं देगा ये कैनिजारो। देखिए यहाँ पे क्या है ना, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कैनिजारो का कंडीशन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, तो ये कैनिजारो नहीं दे रहा है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद क्या है, देखिए ये भी किसका सवाल है मेरे भाई, एल्डिहाइड कीटोन का सवाल है, ठीक है। बहुत ही आसान है मेरे भाई, टॉलिन बेंजल्डिहाइड, बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है। टॉलिन से क्या बनाया जा रहा है, बेंजल्डिहाइड, ब्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। देखिएगा मैं पूरा रिएक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि भाई यहाँ पे CHO लिख दूंगा डायरेक्ट, ओ ये रिएक्शन है, नहीं भाई समझिए। बहुत बार सवाल आपको देखने को मिलेगा, इसका इंटरमीडिएट पे सवाल आता है, ठीक है। हो सकता है कि इस बार पूछा जाए इंटरमीडिएट, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, आप तो रिएक्शन रट के जाओगे कि भाई ये बनेगा, फिर दिक्कत होगा आपको। इसलिए मैं इंटरमीडिएट भी लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या बनता है, पूछा जाता है कि यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बनेगा। देखिए आप एक काम करिए, यहाँ पे CHO Cr OH Cl, ठीक है। इसके बाद O Cr OH और Cl, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये इंटरमीडिएट है मेरे भाई, ये क्या है, इंटरमीडिएट।
इसके बाद फर्दर हम लोग इसका क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है, H+OH-। देखिएगा ध्यान से, कार्बन ऑक्सीजन कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, ये ध्यान रखिएगा, FON, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन, फिर कार्बन भी आता है Sp, फिर नाइट्रोजन आता है Sp3, फिर कार्बन आता है Sp2, फिर कार्बन आता है Sp3। अपन को ये ध्यान रखना है FON, फोन, ठीक है, फोन। कार्बन ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, तो इस पे चार्ज क्या जाएगा, नेगेटिव, है ना, इस पे चार्ज क्या जाएगा मेरे भाई, नेगेटिव, नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। तो ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, देखिए दोनों बॉन्ड ब्रेक होगा, H+OH-, ऑक्सीजन पे क्या था, नेगेटिव, नेगेटिव को क्या पसंद है, पॉजिटिव, क्या पसंद है मेरे भाई, पॉजिटिव, और इधर क्या जाएगा, OH और OH। एक कार्बन पे 2 OH, यहां से H2O बाहर होगा और यहाँ पे CHO बन जाएगा। छोड़िए, आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो एक काम करते हैं, यहाँ पे पूरा रिएक्शन लिख ही देता हूं मैं, ठीक है, जिससे आपको समझ आ जाए, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। रुक जाइए, देखिएगा, हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, इसके बाद क्या होता है मेरे भाई, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, H H OH और OH। देखिए यहाँ पे बनता क्या है, CH OH, ठीक है, ये बन रहा है। इसके बाद जैसे ही हम लोग हीट देंगे, तो हीट देने पे क्या होता है मेरे भाई, हीट देने पे क्या होता है, H2O बाहर जाएगा। जब भी हीट दोगे ना, H2O बाहर जाएगा, ठीक है। देखिएगा, H2O बाहर करते हैं यहां से, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CHO। अब यहाँ पे पूछा गया है कौन सा रिएक्शन है, भाई ये कौन सा रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन, ठीक है, इटार्ड रिएक्शन। इसके बाद एनसीईआरटी में एक और रिएक्शन दिया हुआ है एल्डिहाइड का प्रिपरेशन में, इटार्ड के बाद कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, ये आपका लिखा होगा CrO3 के साथ, हाँ CrO3 के साथ रिएक्शन दिया हुआ, बेहतरीन सवाल है, और यहाँ पे आपका Ec2O यूज करते हैं, ठीक है। रिएक्शन देखिएगा, सेम टाइप का रिएक्शन है, उसमें भी इंटरमीडिएट बनता है और प्रोडक्ट में ये बनता है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे बेंजल्डिहाइड ऑक्सीडेशन एयर के साथ, और ए में क्या बनेगा, अरे भाई कितना आसान है ये, नहीं, देखिएगा C डबल बॉन्ड OH, भाई ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में O का एडिशन, क्या बन जाएगा ये, बेंजोइक एसिड। बच्चों वाला सवाल भाई, C डबल बॉन्ड OH, एकदम आसान सवाल है, बेंजोइक एसिड, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब भी ऑक्सीडेशन होगा ना, तो O का एडिशन करते हैं कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या है, देखिएगा इधर, ये आपको पहली बार रिएक्शन देखने को मिलेगा, डार्चिन्स रिएक्शन, ये आपको देखने को मिलेगा अल्कोहल में, ठीक है, SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल का। सेम पैटर्न में यहाँ पर भी रिएक्शन होता है, देखिए अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 के साथ। तो यहाँ पे क्या बनता है मेरे भाई, देखो ऐसे ध्यान रखना, ROH SOCl Cl, क्या बनता है, RCl। ये अल्कोहल के साथ मैं करवा रहा हूँ, यहाँ पे दिया हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ये आपको देखने को मिलेगा अल्कोहल फिनॉल ईथर में, अल्कोहल का प्रिपरेशन में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डार्चिन्स रिएक्शन, यहाँ पे 2 रिएक्शन होता है, मैं आगे नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो फिर अब जेई लेवल में बात हो जाएगा। SNI रिएक्शन होता है, SN2 रिएक्शन होता है ना, पायरिडीन और हीट के प्रेजेंस में अलग अलग होता है, ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा, SOCl2, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या है, फिर SO2 और HCl बाहर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहाँ पे क्या बन रहा है, कुछ नहीं करना मेरे भाई, OH हटा के Cl लगाना है, OH हटा के Cl लगाना है। देखिए ध्यान से, C डबल बॉन्ड O OH, OH हटाएंगे, OH हटा रहे थे, Cl लगा रहे थे मेरे भाई, सेम केस, OH हटाइए Cl लगाइए, ए, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब ये भी बढ़िया सवाल है मेरे भाई, 18 का सवाल है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड, ठीक है, कौन सा रिएक्शन है, ठीक है। देखिएगा पहली बात तो ये है ना मेरे भाई कि यहाँ पे एसिड क्लोराइड, ठीक है, आपने लिखा है, कोई नहीं, ठीक है भाई, चलो इसी के साथ करवा देते हैं, लेकिन नाम थोड़ा यहाँ पे सही है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से थोड़ा नाम अलग है ना, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, जो भी सवाल आया ठीक है, कर लिया जाएगा। CHO मतलब Cl हटा के H लगाया गया है, देखिए ध्यान से,
एक सेकंड, ये क्या हो गया भाई, Cl हटा के H लगाया गया ना, Cl हटा के H, कौन सा रिएक्शन, H2PD के साथ BaSO4, रोज़नमुंड है ये, कौन सा है, रोज़नमुंड। आंसर क्या आ जाएगा, बी। कोई दिक्कत है इसमें नहीं, सिंपल सा है, ठीक है। Cl हटाएंगे, H लगाएंगे। अब इसके बाद क्या है, टॉलेंस रिएजेंट। देखिए इधर टॉलेंस रिएजेंट, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि पूछा जाता है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट, ऐसे ये भी नाम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरा भाई। एसिड क्लोराइड भी सही है एसिड ग्रुप है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए टेंशन नहीं लीजिएगा कि सर ने बोल दिया ये गलत है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सही, ठीक। देखिए इधर टॉलेंस रिएजेंट, यहाँ पे रिएजेंट क्या यूज करते हैं, EgNO3 के साथ NH4OH, है ना, नाम तो ऐसे दिख ही रहा है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ये होता है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट में एल्डिहाइड ये टेस्ट देता है मेरे भाई, कीटोन ये टेस्ट नहीं देता है। सर एल्डिहाइड में कौन कौन सा एल्डिहाइड, भाई सारा एल्डिहाइड देता है। जैसे कि एज एग्जांपल सर देखिए इधर एग्जांपल समझिए आप, ठीक है, एग्जांपल समझिएगा, ठीक है, ये देगा सारा एल्डिहाइड मेरे भाई, जितना भी तुम जानते हो एल्डिहाइड है ये, पीएच एच, ये कौन सा एल्डिहाइड है सर, एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ठीक है, एलिफेटिक एल्डिहाइड है। सर ये कौन सा एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है भाई, सब एल्डिहाइड देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड, जितना भी एल्डिहाइड है मेरे भाई सारा ये टेस्ट देगा। सर ये क्या है, देखिएगा इधर, ये क्या है मेरे भाई, कीटोन, कीटोन ये टेस्ट नहीं देता है, ठीक है, कीटोन ये टेस्ट नहीं देता है। सर ये क्या है सर, ये भी मेरे भाई कीटोन ही है, टेस्ट नहीं देता है, कोई दिक्कत नहीं, ये ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड टेस्ट देगा, कीटोन ये टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। चलिए और एक बढ़िया बात क्या है ना, मैं एक्स्ट्रा अगर आपको बताऊं तो फिर आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि भाई ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी टेस्ट देता है, टॉलेंस टेस्ट, ठीक है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, समझे, लेकिन कोई नहीं, मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है, ऐसे रहने भी देते ना, क्या दिक्कत है, अपन को ये ध्यान रखना है बस, ठीक है, कौन देगा कौन नहीं देगा, ठीक है, एनसीईआरटी बेसिक लेवल पे यही सब है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। फेलिंग्स टेस्ट भी बता दूं क्या, फेलिंग्स टेस्ट में कुछ नहीं है, दो सॉल्यूशन कंटेन करते हैं हम लोग, एक में रहता है CuSO4, है ना, और एक में रहता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। इसमें क्या होता है मेरे भाई, एलिफेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट देता है, ठीक है, और एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता है, कीटोन तो देता ही नहीं है, ठीक है, ये है, ठीक है, फेलिंग्स रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ध्यान से, इधर क्या लिखा हुआ है, इन बेंजल्डिहाइड, अरे भाई ये तो अभी किए थे ना सवाल, ठीक है, ये तो अभी किए थे ना, बेंजल्डिहाइड का एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं, तो अभी किए थे शायद, फिर से है क्या ये, एक सेकंड, यही सवाल है क्या दोबारा, हाँ बेंजल्डिहाइड का एयर में वही है सवाल, सेम ही सवाल है दोनों, ठीक है, दोनों सेम ही सवाल है, ठीक है, हाँ चलिए कोई नहीं, हाँ ये बेहतरीन सवाल है, देखिएगा उसका भी आंसर सेम जाएगा, इसीलिए हटा दिया मैंने, ठीक है। देखिएगा इधर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, क्या दिया गया है, Na के साथ C2H5OH, या फिर मेरे भाई ये भी लिखा होगा ना S2 निकल के साथ C2H5, ठीक है, तब भी रिएक्शन वही होगा, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, रिडक्शन करता है, ये क्या करता है मेरे भाई, रिडक्शन। एनसीईआरटी में अगर आपको देखना हो तो अमाइंस में जाइएगा, अमाइंस के प्रिपरेशन में आपको कितने नंबर में मिलेगा ये भी बता दूं क्या, सबसे पहला है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, दूसरा है एमिनोलाइसिस, ठीक है, तीसरा आपका है रिडक्शन ऑफ अमाइड, फिर उसके बाद आपको दिखेगा रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, है ना, दिखेगा आपको रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल पहले, फिर उसके बाद अमाइड का है, ठीक है, रिडक्शन ऑफ अमाइड, टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। देखिए इधर रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, ठीक है, थर्ड नंबर रिएक्शन होगा एनसीईआरटी के हिसाब से, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। कुछ नहीं करना, रिडक्शन का मतलब ये होता है बॉन्ड ब्रेक करना, बॉन्ड डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक बॉन्ड ब्रेक करने पे 2H, दो बॉन्ड में 4H बन गया, आंसर आ गया हमारा CH3 CH2 NH2,
आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, दो ऑप्शन है यहाँ पे, कोई भी एक को सिलेक्ट कर लेंगे, शायद प्रिंटिंग एरर होगा यहाँ पे, ठीक है, मैं सी के हिसाब से जा रहा हूँ, CS3 CS2 NS2, ठीक है, यही बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ये भी बेहतरीन सवाल है मेरे भाई, देखिएगा ध्यान से, अमीनोलाइसिस का सवाल है, ठीक है, अमाइंस का जो प्रिपरेशन होता है ना, उसमें सेकंड नंबर प्रिपरेशन है अमीनोलाइसिस, उसका सवाल है, ठीक है। देखिएगा इधर अल्काइल हलाइड के साथ करवा रहे हैं, चलिए बढ़िया है, CS3Cl मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ, NH3, ठीक है, बढ़िया, एक्सेस में है। चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले इसके साथ रिएक्शन करेगा, कुछ नहीं करना आपको, HX बाहर करिए बस, यहां से H और यहां से Cl बाहर करिए, ठीक है, क्या बनेगा, CS3 है ना, N यहां से H गया है तो NH2, सबसे पहले यही बनेगा, है ना। फिर इसके बाद फर्दर रिएक्शन करेगा, फर्दर रिएक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है, फर्दर रिएक्शन होगा CS3Cl के साथ, क्योंकि एक्सेस में बोला गया ना, ये एक्सेस में है, क्या बनेगा यहाँ पे, CS3 फिर से HCl बाहर करिए, यहां से H और यहां से Cl बाहर करिए, CS3 NH CS3, फिर से रिएक्शन होगा मेरे भाई, एक्सेस में है अल्काइल हैलाइड तो CS3Cl, अब क्या बनेगा, CS3N, ठीक है, CS3CH3, ठीक है। इसके बाद फर्दर रिएक्शन होता है मेरे भाई, अगर आप करवाना चाहो तो फर्दर भी हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे बनता है सॉल्ट, सॉल्ट कौन सा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, नहीं सॉरी एक सेकंड मेरे भाई, गलती है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा नाम एक बार करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इसमें नहीं बनता मेरे भाई, NaNO2 के साथ HCl में बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन होता है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन होता है। चलिए देखिएगा क्या बनता है यहाँ पे, CH3 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 और यहाँ पे CH3, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्ट का प्रिपरेशन कर दिया, ये किसका, सॉल्ट का। तो ये कितना डिग्री है मेरे भाई, ये हो गया 1 डिग्री अमाइन, ये कितना हो गया 2 डिग्री अमाइन, और ये कितना डिग्री हो गया 3 डिग्री अमाइन। तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा मेरे भाई वो क्या जाएगा, मिक्सचर ऑफ, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइड्स, नहीं अमाइंस के बारे में पूछा गया ना, जो अल्कोहल देगा, बहुत बेहतरीन सवाल, देखिए शानदार सवाल है, देखो ये टेस्ट है बेसिकली, टेस्ट ऑफ नाइट्रस एसिड टेस्ट है ये, एक सेकंड, नाइट्रस एसिड टेस्ट है ये, क्या है, नाइट्रस एसिड टेस्ट है। यहाँ पे रिएजेंट क्या यूज करते हैं मेरे भाई, रिएजेंट यहाँ पे यूज करते हैं NaNO2 के साथ HCl, ठीक है, और टेम्परेचर जो रहेगा यहाँ पे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ये रहता है, या फिर ये भी आपको देखने को मिलेगा HNO2, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, नाइट्रस एसिड टेस्ट कौन कौन देता है, 1 डिग्री अमाइन देगा, 2 डिग्री अमाइन देगा, 2 डिग्री अमाइन येलो ऑयली लिक्विड देता है, ठीक है, 1 डिग्री अमाइन N2 गैस बाहर होता है, इसमें NCERT में दिया हुआ है, कार्बन अमाइन टेस्ट, आइसोसाइनेट टेस्ट के बाद ही ये टेस्ट दिया हुआ है, नाइट्रस एसिड टेस्ट आपके NCERT में लिखा हुआ है भाई, 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन दिया हुआ है, फिर नीचे में आपको 2 लाइन में लिखा होगा, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन रिएक्ट्स विथ अदर मैनर्स में रिएक्शन होता है, ठीक है, बस इतना लिख के छोड़ दिया गया है। लेकिन हम लोग थोड़ा बेहतरीन तरीके से बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको कि 1 डिग्री अमाइन N2 गैस देता है, 2 डिग्री अमाइन येलो ऑयली लिक्विड देता है, ठीक है, और 3 डिग्री नो रिएक्शन, 3 डिग्री अमाइंस नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अल्कोहल का प्रिपरेशन मेरे भाई कौन करता है, 1 डिग्री अमाइन, ये अल्कोहल बनाएगा, ये बनाता है 1 डिग्री अमाइन। देखिए कैसे रिएक्शन होता है, देखिएगा HNO2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पे बनता है RN2 बनता है, क्या बनता है, RN2 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई N2 बाहर जाता है, तो N2 बाहर जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइल। भाई मेरे ये ध्यान रखना, तुम बेसिक सवाल कर रहे हो ना, तो तुम बस सिंपल ये देख रहे हो यहाँ पे कि कौन कन्वर्ट कर देगा, थोड़ा लेवल में बात करूंगा ना मैं, यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी होता है, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटाइन का यहाँ पे, ठीक है, 2 डिग्री में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, 1 डिग्री में होता है, ठीक
ठीक है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे H2O के साथ रिएक्शन करता है, ये क्या बनाता है ROH, बाहर क्या जा रहा है N2 गैस, और साथ में क्या जाएगा मेरे भाई बाहर HCl। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए अल्कोहल तो यहाँ पे बन गया है, N2 गैस भी बाहर जा रहा है, और क्या बाहर जा रहा है HCl। ठीक है, मैंने बोला ही था पहले कि भाई ये रहेगा या फिर NaNO2 के साथ क्या रहेगा HCl, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये 1 डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन कौन कौन सा है, ये तो भाई 3 डिग्री है, हटाओ इसको, 2 डिग्री हटाओ इसको, ये 1 डिग्री 1 डिग्री। एक बढ़िया बात क्या है मेरे भाई, यहाँ पे बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन होता है, देखिएगा ध्यान से, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन होता है, N2Cl- इसका प्रिपरेशन होता है। लेकिन मैं पहले इसका रिएक्शन को समझा देता हूँ आपको, ठीक है। यह इसका रिएक्शन होता है NaNO2 के साथ HCl और साथ में हीट है ना, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बनता है N2+Cl-। फिर इसके बाद अगर इसको पानी से ट्रीट करते हो आप, ठीक है, तो यहाँ पे बन जाता है फिनॉल। क्या बनता है मेरे भाई फिनॉल, और क्या बाहर जाएगा N2 और HCl। ये भी NCERT में दिया हुआ है, फिनॉल का प्रिपरेशन है मेरे भाई, ये फिनॉल का प्रिपरेशन है ये, ठीक है, फिनॉल बनाता है, NCERT में दिया हुआ है, ठीक है ना। NCERT में जब तुम फिनॉल का प्रिपरेशन देखोगे तो वहां पे सबसे पहला जो प्रिपरेशन दिया हुआ है आपका NaOH के साथ है, डाउस प्रोसेस। उसके बाद अगर आप जाओगे तो सल्फोनिक एसिड के साथ है, फिर उसके बाद ये आएगा फ्रॉम बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट, फिर उसके बाद क्यूमीन आएगा, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे एरोमेटिक अमाइंस है, एरोमेटिक अमाइंस 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट बनाता है यहाँ पे। फिर अगर पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये सब बनता है। ये सब रिएक्शन आपको अमाइंस में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ए, 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइंस बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, अल्कोहल मैं लिख देता हूँ 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइंस, ठीक है, जिसमें ब्रांच रिंग वगैरह नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, एलिफेटिक अमाइंस, रिंग नहीं आएगा, और रिंग आएगा भी तो एरोमेटिक रिंग नहीं आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें नहीं, 1 डिग्री होना चाहिए, ध्यान रखिएगा ये, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हो गया ये कंप्लीट भाई, मैं आशा करूंगा आप लोगों को समझ आया होगा बेहतरीन तरीके से। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग, मैं और भी चैप्टर के क्वेश्चन करवाऊंगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। कमेंट करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। बाकी बाय, चलिए, थैंक यू।